हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट नंबर 4 यानी कि एपिसोड नंबर 4। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने पिछले 2 पॉडकास्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारे चैनल पर अब तक का सबसे ज़्यादा व्यूअर्स है एपिसोड नंबर 2 और 3 को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को यानी कि द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मेरा सिर्फ एम यही है कि मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दूँ प्रोफेशनल रेसलिंग से रिलेटेड। डब्ल्यूडब्ल्यू हो, चाहे डब्ल्यू हो या यूएफसी हो, कोई भी कंपनी हो, बेस्ट न्यूज़ देता हूँ मैं। फालतू की न्यूज़ दे दूंगा आपको कि मैं एक दिन में 4 वीडियो बना रहा हूँ, 5 पेज वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जो फैक्ट होगा, जो बेटर होगा और जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, मैं सिर्फ वही आपको डिलीवर करूँगा। क्योंकि मुझे को ऐसा लगता है कि टाइम आजकल वेस्ट करना आपका सही नहीं है, किसी का सही नहीं है। इसलिए आपको फैक्ट और जिस न्यूज़ में आपको मज़ा आए वही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यानी कि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स पर, जिसमें से कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है, कुछ रूमर्स है और कुछ एक कहते हैं ना कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बताऊं, रो की व्यूअरशिप, मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप वैसे मैं कवर करता नहीं हूँ, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप भी कवर करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो खबर है तो बता देता हूँ आपको। देखिए, रो की व्यूअरशिप 1.7 मिलियन रही है, जो कि बहुत कम है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों आपको। मैं 2001 से डब्ल्यूडब्ल्यूई को देख रहा हूँ, यानी कि 2001 से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को देख रहा हूँ। और तब से लेके अब तक मुझे फ़र्क बहुत लगा। देखिए, शुरू में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता था, उस समय छोटे होते थे, बहुत मज़ा आता था देखने में। उस समय गेमें भी होती थी, हियर कम्स द पेन, स्मैकडाउन पेन, उसमें हमारा बचपना जुड़ा हुआ है उस गेम से। और बहुत मज़ा आता था खेलने में, प्ले स्टेशन 2। और लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने का मज़ा बहुत आता था। ओल्ड इज़ गोल्ड, ये आप सबको पता है कि उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने में कितना मज़ा आता था। बहुत बड़े सुपरस्टार होते थे, स्टोरी लाइन में बहुत दम होता था यार। सबसे बड़ी मेन टॉपिक यही है कि स्टोरी लाइन। अगर कोई कंपनी प्रोफेशनल रेसलिंग को प्रमोट कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको स्टोरी लाइन में ध्यान देना चाहिए। अगर आज के वक्त की बात करूं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास सिर्फ एक ही स्टोरी लाइन है, वो है रोमन रेंस की, यानी कि ब्लड लाइन की। उसके अलावा कोई स्टोरी लाइन नहीं है भाई। आपको खुद को पता कि कोई स्टोरी लाइन नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। रोमन रेंस के अलावा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि फिलहाल कोई सुपरस्टार भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा जो उनके टिकट सेलिंग या इवेंट्स को फुल करवा सकता है, टिकट सेलिंग करवा सकता है, तो कोई भी नहीं है। तो रो की व्यूअरशिप बहुत लो है, 1.7 मिलियन है। लेकिन अगर बात करूं पिछले कुछ समय की, यानी कि 2008, 9, 10, 11, 12, 13, जब से ये व्यूअरशिप स्टार्ट हुई है, तो भाई मैं चेक कर रहा था, मैंने गूगल पे चेक करा 2013 की, 2012 की, 2014, 15, 16 की। भाई मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप मैं आपको बताऊंगा, आप हिल जाओगे। उस समय मंडे नाइट रो की जो व्यूअरशिप थी ना दोस्तों, वो करीबन 3 मिलियन, 4 मिलियन, यानी कि 3 से 4 मिलियन तक टच करती थी। रो की व्यूअरशिप बता रहा हूँ, स्मैकडाउन की करीबन 2.5 से 3 मिलियन, बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें आज की डेट में सुपरस्टार भी ज़्यादा हैं और सोशल मीडिया है, लेकिन फिर भी रो की व्यूअरशिप उतनी नहीं आती। स्मैकडाउन की भी मान, तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन क्रॉस है, लेकिन यार उस समय के अकॉर्डिंग तो भाई बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना अच्छा होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि पुराने समय में डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन पे बहुत ध्यान देती थी, लेकिन आज के समय में भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रिपल एच के पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी खत्म हो चुकी है, आपको सबको पता है। अब इनके बीच कुछ भी नहीं बचा। 3 मैच हो चुके हैं, कोडी रोड्स फाइनली ब्रॉक को हरा चुके हैं और स्टोरी को एंड कर चुके हैं। अब कोडी रोड्स के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। उनको जजमेंट से बिठाया जा रहा है। यार मैं तो एक बात जानता हूँ, जो जजमेंट डे है ना, जो ये एज ने बनाई थी, यार मेरे को एक नंबर की घटिया टीम लगती है। मेरे को इसके अंदर तो मेरे को दम ही लगता ही नहीं, मेरे को इस टीम के अंदर। मुझे पता नहीं, इसको देखने में मन नहीं करता। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ब्लड लाइन के टक्कर की है जजमेंट डे। मेरे को बिल्कुल किसी एंगल से लगती ही नहीं है, सही बताऊँ तो किसी एंगल से नहीं लगती है जजमेंट डे ब्लड लाइन की टक्कर की है। और शायद आपको भी नहीं लगती होगी, क्योंकि ऐसा है ही नहीं भाई। ब्लड लाइन इज द मेन टॉपिक। आप कह सकते हैं कि वो एक स्टोरी नहीं है, वो एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड है।
क्योंकि उसमें रोमन रेंस है भाई, वो रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, आप सबको पता है, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। करीबन 1200 दिन हो चुके हैं रोमन रेंस को चैंपियन बने, कोई उन्हें हरा नहीं पाया अभी तक। बड़े बड़े दिग्गज आ चुके हैं, हॉल ऑफ फेमर आ चुके हैं, लेकिन रोमन को हरा नहीं पाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जजमेंट डे ब्लड लाइन की टक्कर की नहीं है, जीरो है। और अब वही हो रहा है, कोडी रोड्स को जजमेंट डे के सामने उतारा जा रहा है। भाई साहब ब्रोक लेसन को हरा के मोमेंटम गेन किया है। क्यों कोडी रोड्स की आप इमेज खराब कर रहे हो? ट्रिपल एच तो पागल हो चुका है, मेरे को लगता है भाई ट्रिपल एच को समझ ही नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ पैसा चढ़ा हुआ है भाई। सही कह रहा हूँ विंस मैकमैन, चाहता हूँ दोस्तों, सही कह रहा हूँ यार, विंस मैकमैन को वापस लाओ भाई, विंस मैकमैन को वापस लाओ, दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई की पावर दो, वही संभालेगा सब कुछ। होगी मेरे को ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन जब था ना भाई, तब स्टोरी में दम होता था यार, स्टोरी में दम होता था। आप सब आप आज के समय में आप ब्लड लाइन की स्टोरी देख रहे हो, तो भाई ये सब विंस मैकमैन ने ही बना रखी है। जजमेंट डे भी विंस मैकमैन ने ही बना रखी है। तो ट्रिपल एच को सारी हैंडेड किया गया, आप समझ सकते हैं। ट्रिपल एच में ना यार, मैं पता कि मुझे ट्रिपल एच एज रेसलर की बात करें बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। आप उसको हॉल ऑफ फेमर ही बना दो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, रिटायर भी हो चुका है। लेकिन यार अगर आप कहोगे वो एज अ बिजनेस मैन है, वो ट्रिपल एच को बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज है, तो भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिपल एच को ऐसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एच के ऊपर हायर अप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो सब कुछ हैंडल करते हैं। ट्रिपल एच सिर्फ CEO यानी कि कंटेंट ऑफिसर है, वो खाली कंटेंट क्रिएट करता है। मान लीजिए 2 मैचेस तैयार करे उसने, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का, अब दोनों में जीते या कौन, सिर्फ यही तैयार करना है। और मैचेस के बीच में कितने मूव होंगे, क्या होंगे, बस इतना ही करना है उसको, और कुछ भी नहीं करना है। सही कह रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच की दिशा में डब्ल्यूडब्ल्यूई मानता हूँ कि प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन यार कंटेंट नहीं है। देखिए सही कह रहा हूँ, कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहे हो, आप एक रेसलिंग कर रहे हो, टिकट सेलिंग कर रहे हो, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप ज़्यादा दिनों तक सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि कल मैंने सेम बात करी थी एल ए नाइट के बारे में। एल ए नाइट भी देखिए दोस्तों, उसकी एक हवा चली हुई है एल ए नाइट की, वो ये हवा ज़्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं। सही कह रहा हूँ मैं आपको, एल ए नाइट की हवा आज नहीं तो कल शांत हो जाएगी। और मुझे तो एल ए नाइट में पोटेंशियल लगता ही नहीं कि वो बड़ा स्टार बन सकता है। हाँ, मेरे को एक बंदे में पोटेंशियल लगता है, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, वो है ऑस्टिन थ्योरी। बिल्कुल ऑस्टिन थ्योरी की जो लुक है, उसको देख के मेरे को लगता है कि वो जॉन सीना के लेवल का सुपरस्टार बन सकता है, अगर उसको सही तरह से पुश किया गया, उसको बेबी फेस बनाया गया, तो ऑस्टिन थ्योरी बहुत अच्छा काम कर सकता है भाई। बाकी तो मेरे को लगता नहीं किसी में है। तो हम बात करें तो व्यूअरशिप की, देखिए व्यूअरशिप कम होने का यही कारण है दोस्तों, कोई कंटेंट ही नहीं है। रेसलमेनिया के सीजन में व्यूअरशिप बढ़ती है, लेकिन भाई बाकी सीजन का क्या। अब समर स्लैम एंड हो चुकी है, अब तो क्या करोगे, अब रॉयल रंबल तक तो कुछ घसीटना पड़ेगा इनको, इसलिए पे बैक फास्टलेन की कोई हाइप नहीं है। सर्वाइवर सीरीज की भी कोई हाइप मेरे को लगती नहीं है। सर्वाइवर सीरीज में टिकट सेलिंग कर दी है अच्छी खासी, 17-18 हज़ार रुपये कैपेसिटी है वो सोल स्टेट एरिना शिकागो में, जहाँ सर्वाइवर सीरीज होने वाला है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर्वाइवर सीरीज में अगर रोमन रेंस का मैच कोई बढ़िया हो जाए तो मज़ा आने वाला है। लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ मेरे को नहीं लगता रोमन रेंस का मैच होने वाला है। मैंने कल भी कहा था और ये आज भी कह रहा हूँ, माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा, लेकिन दोस्तों ये मैच नहीं होने वाला। क्योंकि जितना मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को जानता हूँ, जितना मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को समझा हूँ, जितने मैचेस देखे हैं मैंने, और जितना मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस, करीबन 23-24 साल का डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को लगता नहीं कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच इस सर्वाइवर सीरीज के अंदर होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस का मैच भाई किसके साथ होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे को, तो कोई भी आइडिया नहीं है। आपको तो कहोगे किसी एक को पिक करे, तो कोई पिक करने लायक भी कोई नहीं है भाई। कौन है पिक करने लायक, आप बताओ। कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में फेस करेंगे, वो तो होने वाले नहीं है। सेथ रॉलिंस अगर फेस करते हैं तो सेथ रॉलिंस को हारना पड़ेगा, लेकिन वो भी होने वाले नहीं है। उसके अलावा एज रिटायर होने वाला है, एज भी नहीं होने वाला। कैरिन क्रॉस है, लेकिन उसको पुश नहीं मिला, तो वो लेवल का है नहीं रोमन के। उसके बाद बात करें एजे स्टाइल की, एजे स्टाइल को भी एक तरह से कचरा कर रखा है एजे स्टाइल का, तो ये रोमन रेंस की टक्कर का भी फिलहाल नहीं है। हाँ, बॉबी लैशली हो सकता है, लेकिन बॉबी लैशली एक फैक्शन के अंदर है, और बॉबी लैशली एक हील है, रोमन भी हील है, तो हील वैसी हील का मैच तो मेरे को लगता नहीं हो सकता है, क्योंकि रोमन के पास फिलहाल ब्लड लाइन भी नहीं है, कोई फैक्शन नहीं है, तो ये मैच भी नहीं हो सकता है। तो भाई कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है। हाँ, जिससे मैंने कहा कि रोमन का फैटल 4 मैच हो सकता है, जिमी जे, सोलो और रोमन, इन चारों का मैच होगा ट्राइबल सुप्रीमेसी के लिए। जो जीता वो नया ट्राइबल चीफ बनेगा, ये हो सकता है मैच सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें और क्या हो सकता है, तो भाई देखो
और कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि रोमन रेंस जिस मुकाम पर है इस वक्त, वो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही दूरी पे है उसका एंड। क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है अब रोमन रेंस को अपना एक किंगडम बनाने में, अपना ट्राइबल चीफ जो गिमिक है उसको बहुत वक्त हो चुका है। अब उसका एंड होने वाला है, आप समझ सकते हैं। रेसलमेनिया 40 तक आप मान सकते हैं कि सारी स्टोरी एंड हो जाएगी, रोमन अकेला हो जाएगा। तो भाई वहाँ पे तो मेरे को लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन अब बात करें आगे, तो भाई आगे फिलहाल तो रोमन इसके बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं है। आपको ऐसी मैं झूठ मूठ कोई न्यूज़ दे दूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है इस वक्त। आप समझ सकते हैं कि रोमन के बारे में अगर न्यूज़ आएगी तो वो आएगी फास्टलेन के बाद। तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पे बैक में फॉर फास्टलेन में रोमन नहीं होने वाले हैं। आपको पता है क्राउन जूल होता है, आगे सर्वाइव सीरीज होता है, तो वहाँ पर रोमन होने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम रोमन को कौन डिथ्रोन कर सकता है। देखिए दोस्तों, रोमन को डिथ्रोन करने वाले सुपरस्टार चाहता है ही नहीं, सही बताऊँ तो आपको कोई भी नहीं है। क्योंकि देखिए कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 में लॉस खा चुके हैं रोमन रिंग्स से। रोमन रिंग्स जो है कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में हरा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोडी रोड्स को दोबारा चांस मिलेगा तो वो हारने वाले हैं। भाई ऐसा नहीं होने वाला। कोडी रोड्स को दोबारा चांस मिलेगा रोमन को हराने का तो वो क्लियर रोमन को हरा देंगे, ये बात आपको भी पता है। उसके बाद होने वाला है सेथ रोलेंस के साथ मैच हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस ना है। गुंथर के साथ हो सकता है, उसके चांसेस भी ना है। और ऑस्टिन थ्योरी प्रिपेयर नहीं है, तो भाई मुश्किल है कुछ भी बताना। तो डीथ्रोन करने वाली बात तो भाई क्लियर है, कोडी रोड्स मेरे को लगता है रोमन को डीथ्रोन नहीं कर सकता, और कुछ और कोई भी सुपरस्टार नहीं है। देखिए अगर आप बात करते हैं रोमन के लेवल का, कोडी रोड्स है और कोई भी नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, क्या विंस मैकमैन का रिटर्न होने वाला है। दोस्तों एक बात बताता हूँ, देखिए आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई को चलाने वाला विंस मैकमैन ही है, आपको सबको पता है। विंस मैकमैन ने जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को चलाया है भाई, उन्धाधुन काम किया उस बंदे ने, सही कह रहा हूँ। उसने सुपरस्टार बनाया है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी, आपको भी पता है बात। विंस मैकमैन ने बहुत सुपरस्टार बनाया है भाई। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार विंस मैकमैन ने क्रिएट किए हैं भाई। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद विंस मैकमैन का, क्योंकि हमें उनकी वजह से इतने सुपरस्टार देखने को मिले। लेकिन आज की डेट में यार ऐसा कोई सुपरस्टार ही नहीं है जो नया बन रहा हो, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं यार इसको देख के कि इतना पोटेंशियल है एक नया सुपरस्टार बनने का, या ऐसा कुछ जो ऑडियंस को पसंद आए। तो भाई मेरे को तो लगता नहीं कि फिलहाल विंस मैकमैन ने कोई सुपरस्टार बनाया है। लेकिन अगर बात करें पुरानी, तो भाई विंस मैकमैन ने सही में बहुत अच्छा काम किया था पुराने सुपरस्टार बना के। तभी आज की डेट में आप देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर एज ए लेजेंड काम कर रहा है, और कर्ट एंगल भी है, शॉन माइकल्स एनएक्सटी में काम कर रहा है, और ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई रन कर रहा है। लेकिन आज की डेट में ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग कोई सुपरस्टार लगता नहीं मेरे को भाई, सही बता रहा हूँ, कोई सुपरस्टार ही नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ना स्टोरी लाइन की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी स्टोरी लाइन ही नहीं है, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी पे बहुत खींच लिया भाई। ब्लड लाइन की स्टोरी 3-3.5 साल से खींची जा रही है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि इस समर स्लैम में ये स्टोरी एंड हो जानी चाहिए भाई, रोमन की एक सिंगल हो जानी चाहिए थी दिशा। तो अभी तो ऐसा होता हो दिख नहीं रहा, रोमन की दिशा सिंगल हुई है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। कोई लेटेस्ट न्यूज़ रूमर्स आएंगे तो आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम मान सकते हैं कि रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज से तो पहले आने वाला है नहीं। सर्वाइवर सीरीज में रोमन का मैच हो सकता है, आपको बता रखा है। सो वहाँ ये है, क्योंकि अगर विंस मैकमैन होता ना, विंस मैकमैन रोमन को और अच्छा प्रिपेयर करता। विंस मैकमैन ब्लड लाइन की स्टोरी खींचता नहीं, लेकिन हाँ एक तरीका होता है उसमें कुछ फैक्ट डालने का, कुछ इंटरेस्टिंग करने का उसको। यार आप खुद सोचिए, जिमी ऊसो रोमन के खिलाफ था, और नंबर 1 जिमी ऊसो ही था जो रोमन को डीथ्रोन करने के सपने देख रहा था। लेकिन ऐसे वो कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि भाई जिमी ऊसो को पता था कि रोमन रेंस को अगर हराना है तो उसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और वो हेल्प कौन करेगा? वो करेगा भाई उनका भाई जे ऊसो। तो भाई जिमी ऊसो ने क्या किया, जे ऊसो को ही बताया नाइट ऑफ चैंपियंस में कि ये बंदा
ये वही बंदा है जिसको जे उसो 3 साल पहले मैच में फेस कर चुका है। जी हाँ, ये वही बंदा है। तो जे उसो के कान भरे गए ताकि वो रोमन के खिलाफ हो सके, लेकिन ये था जी जे उसो तो ऑलरेडी रोमन के खिलाफ था। हाँ, वो तो मानता हूँ मैं कि वो रोमन के खिलाफ था। जे उसो रोमन रेंस के खिलाफ था, बिल्कुल मानता हूँ रोमन से खिलाफ था। लेकिन जे उसो ना कोशिश नहीं कर रहा था। जे उसो को ये पता था कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, रोमन को हरा नहीं सकता, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। क्योंकि जे उसो को मेन इवेंट में, टैग टीम से मेन इवेंट जे उसो बनाने के लिए रोमन रेंस ने ही हेल्प की थी। ये बात आप मानते हैं? रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन की वजह से था, ये भी बात आप मानते हैं? तो जिमी उसो को पता था कि भाई जे उसो को अगर बाहर निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जिमी उसो को पता था भाई कि अब मौका है, तो उसने नाइट ऑफ चैंपियंस पे रोमन पर अटैक किया। जिमी उसो ने देखा कि रोमन है और जे उसो को मार रहा है, तो जिमी ने अटैक करा, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जे उसो ने देखा, जे उसो ने परखा कि भाई ब्लड लाइन एक ना एक समय पे एंड होने वाली है, तो अब क्या करना चाहिए। तो जे उसो को पता था कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, रोमन रेंस को अगर हराना है, रोमन रेंस को अगर बदला लेना है अपनी बेइज्जती का, तो यही मौका है। तो जे उसो ने क्या किया, अपने भाई का साथ दिया। यहाँ तक की स्टोरी यार मैं जबरदस्त मानता हूँ। सिविल वॉर मैच वो तो मनी इन द बैंक में जबरदस्त मैच था, कोई दिक्कत नहीं थी। रोमन का पिन कराया, बहुत जबरदस्त डिसीजन था वो ट्रिपल एच का, बहुत अच्छा डिसीजन था, रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ तक स्टोरी बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि समर स्लैम के मैच में जे उसो वर्सेस रोमन का मैच होना भी बेस्ट था, बहुत बढ़िया था, रूमर था, फाइनली हुआ। लेकिन एंडिंग गलत थी। एंडिंग में रोमन रेंस रिटेन कर जाते हैं तो सबको पता था, लेकिन यार जे उसो जिमी उसो की वजह से हार जाते हैं। यार ये ट्रिपल एच ने पूरा कचरा कर दिया, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये ट्रिपल एच को नहीं करना चाहिए था। दो तरीके थे भाई इस मैच को बचाने के, सही कह रहा हूँ आपको। नंबर 1 तरीका था ब्रे वाइट का रिटर्न करवाना। ब्रे वाइट का रिटर्न बहुत जरूरी था इस मैच में, क्योंकि समर स्लैम 2020 में रोमन ने रिटर्न करके वाइट पर अटैक किया था, फील्ड पर अटैक किया था। तो अगर 3 साल बाद ब्रे वाइट रिटर्न करता, फर्क नहीं पड़ता अगर फील्ड आता या सिंपल आता, लेकिन अटैक करता, तो भाई साहब स्टोरी में मजा आ जाता। मैं आपको सही कह रहा हूँ, इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें बोरिंग लग रही है ना भाई साहब, इंटरेस्टिंग हो जाता। फर्क नहीं पड़ता कि आप पे बैक में ब्रे वाइट वर्सेस रोमन करवा रहे हैं नहीं, फास्ट लेन में करवा रहे हैं या नहीं, क्राउन जूल में करवा दें या सर्वाइवल सीरीज में कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 महीने बाद भी अगर कराते हैं ना तो एक हाई बनती है, मजा आता है, स्टोरी लाइन में नई नई न्यूज़ें निकलती हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ब्रे वाइट का रिटर्न अभी तक नहीं कराया भाई साहब आपको शो को। नंबर 2 था रेंडी ओटन का रिटर्न। भाई रेंडी ओटन मानता हूँ इंजर्ड था, बैक आरकेओ मारने की वजह से। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, उनके डॉक्टर ने कह दिया है कि आप रेसलिंग दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन रेंडी ओटन को पता है मेरे को दोबारा करनी है, पैसा भी तो चाहिए ना भाई, कमाना तो पड़ेगा। तो रेंडी ओटन को पता था कि मुझे तो रेसलिंग करनी है, लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशन लेके। तो मेरा ये मानना था कि रेंडी ओटन की जो आरकेओ है उसको बैन कर देते, कि रेंडी ओटन आरकेओ कभी नहीं लगाएगा, लेकिन रेंडी ओटन की पंट किक वापस आनी चाहिए थी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, रेंडी ओटन की पंट किक वापस आनी चाहिए थी, और समर स्लैम में रोमन पर अटैक होता या जो भी होता, वो एंडिंग थी भाई, बेस्ट एंडिंग थी। लेकिन जिमी उसो को बुरा रिटर्न करवाया, कोई कोई सरप्राइज ही नहीं कराया समर स्लैम में। बड़ी हाई बना रखी थी समर स्लैम की कि समर स्लैम बिगेस्ट इवेंट है, समर स्लैम अब तक का बहुत महंगा इवेंट है, बड़ा इवेंट है, रेसलमेनिया के लेवल का। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन मनी इन द बैंक मेरे को समर स्लैम से बढ़िया लगा। समर स्लैम में सिर्फ एक ही मैच मेरे को बढ़िया लगा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का, और मेरे को कोई मैच बढ़िया लगा ही नहीं, सही बताऊँ आपको, क्योंकि इसमें स्टोरी थी। अब वही मैंने कहा कि समर स्लैम की एंडिंग खराब थी। अब जिमी वर्सेस जे कचरा कर रखा है ब्लड लाइन का पूरी, रोमन वर्सेस सोलो ये भी होगा, ये होगा। तो भाई क्लियर है कि ब्लड लाइन पूरी खत्म हो चुकी है। अब आप ये मत समझना कि अगर जिमी पे अटैक होता है तो जे उसको बचाने आएगा, या रोमन रेंस पे अटैक होता है तो सोलो बचाने आएगा। भाई साहब इन सबका चारों का फैटल फोर पे मैच होगा, ये होगा। यार 2 पेपर भी बता रहा हूँ आपको, सर्वाइवर सीरीज 2023 में फैटल फोर पे मैच होगा, या रॉयल रंबल में होने वाला है, मान के चल लो आप। जी हाँ बिल्कुल। और शायद एक और चीज़ हो सकती है, सर्वाइवर सीरीज में चैंपियनशिप भी लाइन हो सकती है रोमन रेंस की, अगर फैटल फोर में मैच होता है या रॉयल रंबल में। लेकिन ये मैच होगा, क्लियर होगा। उसके बाद बात अलग है, रोमन क्लियर अकेला पॉल हेमन के साथ।
और फिर रेसलमेनिया फाइनल स्टेज। चलो ये अब रोमन रेंज का टॉपिक यहाँ दोस्तों ख़त्म करते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया कि रोमन रेंज की सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको दे चुका हूँ। रोमन रेंज कहाँ है, घर पे है भाई, सो रहा है अपने बच्चों के साथ। कोई भी अभी न्यूज़ नहीं है रोमन रेंज रिटर्न कब करेगा। सर्वाइवर सीरीज से पहले करेगा। सर्वाइवर सीरीज से आप समझ सकते हैं कि पहले रो में, वो सॉरी स्मैकडाउन में करेगा, रो में तो है नहीं वो। तो फिलहाल तो रोमन के बारे में कोई और न्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर रोमन रेंज की स्टोरी ख़त्म करते हैं। अब शुरू करते हैं हम द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। भाई साहब सबसे पहले तो देखिए तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि दो तरीके के सुपरस्टार होते हैं, दो तरीके के इंसान होते हैं। एक जो अपनी तारीफ खुद करते हैं, एक जो दूसरे करते हैं। वही सीएम पंक की तारीफ ऑलरेडी है। सीएम पंक एक बहुत बेहतरीन रेसलर है, ये सबको पता है। उसकी माइक स्किल्स जितनी है मेरे को लगता नहीं किसी की भी है सीएम पंक की। क्योंकि सीएम पंक भाई एक समय पे इतना ओवर था ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 2011 में आपने अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ भाई। सीएम पंक ने जॉन सीना तक को माइक स्किल में ख़त्म कर दिया था। सही बता रहा हूँ आपको, जॉन सीना तक की इंसल्ट कर दी थी। और अगर बात करें हम सीएम पंक की, देखिए सीएम पंक को मैंने 2013 से देखा था, क्योंकि 2011-12 में सिर्फ मैं यूट्यूब पर देखता था वीडियो सीएम पंक की, लाइव टेलीविजन नहीं देखता था। सीएम पंक का पहला मैच देखा था मैंने लाइव समर स्लैम में 2013 में, किस ब्रोक लेसनर के साथ। हाँ, द बीस्ट वर्सेस द बेस्ट। भाई साहब क्या स्टोरी लाइन थी वो। उस समय की स्टोरी लाइन ना आज के समय की स्टोरी लाइन से कहीं ज़्यादा बेस्ट, आज की कहीं ज़्यादा बेस्ट थी, क्योंकि आजकल तो स्टोरी लाइन है ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं सीएम पंक के बारे में। भाई साहब सीएम पंक सही में बेस्ट इन द वर्ल्ड था। उस समय में सीएम पंक को मैं हिट करता था। हिट करने का मतलब ये था कि ब्रोक लेसनर या फेवरेट रेसलर है मेरा। ब्रोक लेसनर आप समझ सकते हैं कि एक तरह से पसंदीदा रेसलर है मेरा। और उस समय सीएम पंक को मैं बहुत हिट करता था, गालियाँ देता था कि सीएम पंक हारेगा। समर स्लैम में मैच हुआ था उनका, लेकिन भाई समर स्लैम में जब मैंने सीएम पंक की परफॉर्मेंस देखी ना, उस बंदे ने मुझे फ़ैन बना लिया अपना। उस बंदे ने, क्योंकि जब मैच स्टार्ट हुआ था ब्रोक वर्सेस सीएम पंक का 2013 समर स्लैम में, तब मैं ब्रोक के लिए हाइप था। ब्रोक, मैं चाहता था कि ब्रोक तोड़ दे, अच्छी तरह से तोड़ दे सीएम पंक को। लेकिन जब मैच एंड हुआ, जब ब्रोक ने सीएम पंक को हरा दिया, तब मैं इमोशनल हो गया था। क्योंकि सीएम पंक ने जो टक्कर दी ना भाई, मेरे को लगता है ना कि आज तक कोडी रोड्स ने भी बड़ी अच्छी टक्कर दी है। हाँ, कोडी रोड्स का जो मैच है ना, मेरे को सेम सीएम की याद दिला गया, क्योंकि सीएम पंक ने ब्रोक को टक्कर दी थी बहुत अच्छी खासी, और शोल्डर पे चक लिया था सीएम पंक ने। जीटीएस वाइस, भाई साहब क्या सीएम पंक ने मुंह लगाए थे ब्रोक लेसनर पर। और कोडी रोड्स ने भी सेम टक्कर तो दी है, कोडी रोड्स ने भी। तो कोडी रोड्स और सीएम पंक बेस्ट मैच दिया ब्रोक के खिलाफ। और कोडी रोड्स ने तो भाई यहाँ तक ब्रोक लेसनर की चड्डी तक फाड़ दी थी, आप सोचिए। लेकिन ब्रोक लेसनर ने रिस्पेक्ट दिया आज तक। मेरे ख्याल से तो ब्रोक ने आज तक किसी को हाथ उठाकर रिस्पेक्ट दी नहीं। हाथ मिलाया तो हफ्ता ही पड़ती है, लेकिन कोडी रोड्स ने वो काम करके दिखाया। तो सीएम पंक ने अपना फैन बनाया भाई मेरे को उस समय, और सीएम पंक ने दिखा दिया कि वो सही में बेस्ट इन द वर्ल्ड है। सीएम पंक ने आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया था 2014 में। कारण यही था कि सीएम पंक बुकिंग से परेशान थे, क्योंकि उस समय क्या था ना कि सीएम पंक चाहते थे कि उनको चैंपियनशिप मिले, उनको अच्छा बुक किया जाए। क्योंकि भाई आप कुछ सोचिए, अगर सीएम पंक चैंपियन था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लॉन्गेस्ट रनिंग 434 दिन तक चैंपियन था सीएम पंक, उसके रिकॉर्ड को तो अभी तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। सही कह रहा हूँ। एजे स्टाइल भी हाँ लंबा चैंपियन था, रोमन भी है, लेकिन सीएम पंक के रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं पाया आज तक। और सीएम पंक लॉन्गेस्ट चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का अब तक, 434 दिन तक। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन उसके बाद रॉक से हराना रॉयल रंबल में गलत डिसीजन था, बिल्कुल गलत डिसीजन था। और उसके बाद सीएम पंक ने 1 साल और काम किया, 2014 रॉयल रंबल में भी काम किया था। 2014 रॉयल रंबल में सीएम पंक की एंट्री नंबर 1 में हुई थी, और उस वो आखिरी मैच था सीएम पंक का रॉयल रंबल में। उसके बाद सीएम पंक बैक स्टेज गए, विंस मैकमैन को गले लगाया और गुड बाय कह दिया। उसके बाद सीएम पंक गायब हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से हमेशा के लिए। उसके बाद हर साल 2014, 15, 16, 17 सीएम पंक के चैंट देखता था शिकागो में। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के चैंट होते थे, उस कई चैंट तो इतने ज़्यादा लाउड होते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई म्यूट कर देती थी टीवी वन को। सही कह रहा, लेकिन वहाँ की ऑडियंस को सुनाई देते थे, क्योंकि वो खुद चीखती थी। तो भाई सीएम पंक यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस कारण से सीएम पंक छोड़ गया, यही कारण था बुकिंग से। सीएम पंक उसके बाद यूएफसी में गए। यूएफसी में वो
ब्रोक से सलाह के लिए गए थे कि हाँ ब्रोक ने समझा है कि हाँ तुम्हें मैच लड़ना चाहिए यूएफसी के अंदर। यूएफसी एक आप समझ सकते हैं कि रियल फाइट होती है, उसमें स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं है, स्टोरी तो कुछ भी नहीं है, आप जाओ तोड़ ताड़ के आ जाओ और चैंपियन बन जाओ। तो उस समय वही था कि सीएम पंक यूएफसी के अंदर गए, यूएफसी में मैच लड़ा, लेकिन 2 मैचेस लड़े, दोनों हार गए। तो यूएफसी में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, ये आप सबको पता है, हर बंदा ब्रोक नहीं होता। तो सीएम पंक सक्सेसफुल नहीं हुए, उसके बाद सीएम पंक की रूमर थे कि शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आए, लेकिन हाँ एक शो पे आए थे, लेकिन वो शो था यार, रोलेक्स ने चैलेंज भी किया था सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर शुरुआत होती है 2019 में ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी की, और उस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे सुपरस्टार जो डब्ल्यूडब्ल्यू से परेशान थे या डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ चुके थे या निकाला गया था, वो सब डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आगे भाई। और एडब्ल्यू कंपनी के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है आप सबको पता है। क्रिस जेरिको, सारे के सारे सुपरस्टार समझते थे, क्रिस जेरिको, डैनियल ब्रायन, सीएम पंक सब आगे वापसी, जॉन मॉक्सली। तो भाई इतने बड़े बड़े सुपरस्टार एडब्ल्यू को छोड़कर एडब्ल्यू में आ गए, वो सक्सेसफुल सफलता हुई मिली उनको एडब्ल्यू के अंदर। और सीएम पंक हाईएस्ट एडब्ल्यू के रेसलर अभी तक सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले। और अब सीएम पंक की जर्नी बहुत आपने देखी है, अच्छे मैचेस डिलीवर किए उन्होंने, बीच में कोई लफड़ा वगैरह एडब्ल्यू में कोल्ट कबाना के साथ, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गया है अब। तो अब सीएम पंक का मैच ऑल इन वेम्बली स्टेडियम में होने वाला है 28 अगस्त को समोजो के साथ। जी हाँ, समोजो वर्सेस सीएम पंक होगा। और फिर उसके एक हफ्ते बाद ऑल आउट के अंदर सीएम पंक और एमजेएफ का मैच हो सकता है, या फिर सीएम की एडम कोल का मैच हो सकता है चैंपियनशिप के लिए। 2 चैंपियनशिप है ना, शायद वो एक बन जाएगी या अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ ये मैच है। तो सीएम पंक, जैसे मैंने कहा कि सीएम पंक भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एडब्ल्यू के लिए आप गोल्ड है वो, जैसे डब्ल्यू के लिए रोमर इज गोल्ड है, जैसे एडब्ल्यू के लिए सीएम पंक गोल्ड है। तो एक एसेट है भाई ये, जिनको दोनों कंपनियां संभाल के रखना चाहती है। और यार संभाल के रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक बड़ा सुपरस्टार है। Acknowledge me.